नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुबह क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एग्रोनॉमी के लेक्चर नंबर 61 की, जिसमें आज हम लोग रोज के तरीके से 10 क्वेश्चन आप लोगों से पूछने वाले हूँ। और इसके साथ साथ इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स होंगे उनको भी मैं आप लोगों को बहुत डिटेल में बताऊंगा। और साथ ही साथ अगर क्वेश्चन से रिलेटेड कोई थ्योरी होगी तो उसके बारे में भी मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग चाहते हो कि बीएससी एग्रीकल्चर आप लोगों ने जो किया है या आप लोग इस समय कर रहे हो, तो बीएससी एग्रीकल्चर में आप लोग इतने ढेर सारे सब्जेक्ट पढ़ते होंगे जो यहाँ पर लिखे गए हैं। ये ढेर सारे सब्जेक्ट जो हैं बीएससी एग्रीकल्चर के, इन सभी सब्जेक्ट्स को आप लोग पढ़ते होंगे। अगर आप चाहते हो कि ये सभी सब्जेक्ट आपको अच्छे से पढ़ने को मिल जाए, आपको कहीं इधर उधर भटकना बनना पड़े, पूरे सब्जेक्ट आपको पूरा बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक पढ़ाया जाए, तो आपको क्या करना है कि इस क्यूआर कोड को स्कैन करके 1000 रुपये का पेमेंट करना है। और इसको परचेज करने के बाद जो हमारा अल्टीमेट एग्रीकल्चर का कोर्स है, इसको जब आप कोर्स को परचेज कर लोगे तो इसको परचेज करने के बाद आपको वीडियो लेक्चर्स जो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में आपको पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा जिसको आप प्रिंट करा के बाद में रिवीजन के लिए अच्छे से तैयार करके अपने पास रख सकते हो, जिससे आगे चलकर जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वीडियो में उसको आपको रिवीजन करने में भी आसानी होगी। मैं इस कोर्स के बारे में बताऊं तो इस कोर्स में आपको सभी सब्जेक्ट मिलेंगे जो कि आप बीएससी एग्रीकल्चर में पढ़ते हो। और इनको पढ़ लेने के बाद, पूरा बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक पढ़ लेने के बाद, आपका जो एग्रीकल्चर है वो इतना मजबूत हो जाएगा कि कोई भी वनडे एग्जाम जिसमें बीएससी एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी आती हो या फिर कोई स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी आती हो, उसमें अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। केवल इस कोर्स को परचेज कर लीजिए और अच्छे से पढ़ लीजिए। चाहे राजस्थान हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र हो, या फिर इफ्को हो, क्रिप्को हो, कार्टून कमेटी ऑफ इंडिया हो, एफसीआई हो, या फिर उसके साथ साथ आरआरबी एसओ हो, आईयूपीएस एएफओ हो, कोई भी ऐसा एग्जाम है जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, जिसमें बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स आता है, जिसमें एग्रीकल्चर पूछा जाता है, तो ये आपका अल्टीमेट एग्रीकल्चर का जो कोर्स है, ये सभी चीजों को डिटेल में पढ़ाएंगे हम इसमें। हर सब्जेक्ट को बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक आपको पढ़ाया जाएगा। अगर आपको परचेज करना है तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके 1000 रुपये का पेमेंट करके आप इसको परचेज कर सकते हो। और कोर्स से रिलेटेड, और अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो आप कोर्स से रिलेटेड जानकारी आप यहाँ पर ले सकते हो। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9792771779, 9792771793। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉल करके या फिर मैसेज करके आप हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हो। आपको कॉल भी व्हाट्सएप पे ही करना है और कॉल भी और मैसेज भी व्हाट्सएप पे ही करना है। इससे आपको कोर्स से रिलेटेड जो भी जानकारी आपको चाहिए यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। चलिए अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ क्रॉप लॉसेस इन इंडिया इन एट्रीब्यूटेड टू वीट। वीट की वजह से बोले तो खरपतवार की वजह से भारत में कितना परसेंट का नुकसान होता है एनुअली, ये पूछा जा रहा है। ऑन एन एवरेज एक साल में हमारा जो यील्ड है वो कितना लॉस हो जाता है केवल और केवल खरपतवार की वजह से। 10%, 15%, 20% या फिर 25%। इसमें से जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, बोले तो 25%। भारत में लगभग लगभग 25% का जो नुकसान होता है वो खरपतवार की वजह से होता है। यानी कि प्रॉपर वीड मैनेजमेंट ना करने की वजह से हमको इतना नुकसान झेलना पड़ता है। खरपतवार causes about 25% of crop losses in India, more than pest and disease combined। जितना भी इंसेक्ट पेस्ट और डिजीज जितना मिला के नुकसान करते हैं, उससे कहीं ज्यादा नुकसान हमारा खरपतवार अकेले ही कर लेता है। दे कम्पीट विथ क्रॉप्स फॉर न्यूट्रिएंट दे कम्पीट विथ क्रॉप्स फॉर न्यूट्रिएंट, वाटर एंड सनशाइन। ये स्पेस के लिए, जमीन पर जगह घेरने के लिए, हवा के लिए, पानी के लिए, पोषक तत्व के लिए और सनशाइन के लिए, इन सभी चीजों के लिए जो हमारे पौधे होते हैं, जो हमारी क्रॉप्स होती हैं, उनसे कंपटीशन करते हैं। इफेक्टिव वीड मैनेजमेंट अगर हम करेंगे तो हमारी जो यील्ड है वो बढ़ सकती है। और इसके डिफरेंट डिफरेंट मेथड है वीड कंट्रोल करने के, चाहे मैकेनिकल मेथड है, केमिकल मेथड है और बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड है। अगर हम वीड को रिड्यूस कर लेंगे तो हमारी जो क्रॉप की क्वालिटी होगी, वीड आल्सो हमारे वीड जो है, खरपतवार हमारे क्रॉप की क्वालिटी को भी रिड्यूस करते हैं और उसकी जो मार्केट वैल्यू है उसको भी रिड्यूस करते हैं। जैसे गेहूं जो होता है, गेहूं में अगर कांग्रेस घास के आपको सीड मिल जाए, या फिर जो गेहूं होता है, गेहूं में गेहूंसा के अगर बीड मिल जाए, खरपतवार मिल जाए, तो इसकी जो
डिमांड होती है, इसकी जो मार्केट वैल्यू, इसकी जो क्वालिटी है गेहूँ की, वो खराब हो जाती है, अच्छा उत्पाद हमको नहीं मिल पाता है। Which weed is responsible for डर्मल एलर्जी इन ह्यूमंस? कहने का मतलब ये है कि ऐसा कौन सा खरपतवार है जो मनुष्य की त्वचा में एलर्जी के लिए जिम्मेदार है? बर्मुडा घास, पार्थेनियम हिस्टोफोरस, या फिर जॉनसन ग्रास, या फिर जलकुंभी? इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो आपका राइट आंसर हो सकता है? तो आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जो पार्थेनियम हिस्टोरोपोरस होता है। इसकी वजह से पार्थेनियम हिस्टोरोपोरस और कांग्रेस ग्रास कॉजेस डर्मेटल एलर्जी एंड रेस्पिरेटरी टिश्यू, यानी कि हमारे स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हो जाती हैं और त्वचा पर एलर्जी हो जाती है अगर हम कांग्रेस घास के संपर्क में ढेर ज्यादा देर तक आ जाएं। इसकी पत्तियां हमारे चमड़ी पर रगड़ जाएं, हाथ वाथ पे अगर लग जाएं, तो वहां पर खुजली होने लगती है और लाल लाल से चकत्ते निकल जाते हैं त्वचा पर। इसके साथ साथ अगर इसमें हम बहुत देर तक रह जाएं तो इससे हमारे जो श्वसन तंत्र है, श्वास लेने की समस्या यानी हमारी सांस फूलने लगती है। इसको इंडिया में लाया गया था, मतलब लाया क्या गया था, या गेहूं के साथ ही चला आया था, अमेरिका से आया था ये। इट स्प्रेड रेपिडली इन्वेडिंग एग्रीकल्चर फील्ड एंड वेस्टलैंड। जो वेस्टलैंड है, जो इधर उधर, जो इससे सड़क के किनारे की जो जमीन होती है, रेलवे के किनारे या नहर के किनारे की जो जमीन होती है, वहां पर ये पार्थेनियम बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। और इसके साथ साथ एग्रीकल्चर की जो फील्ड होती है वहां पर भी पाया जाता है, जिसकी वजह से जो हमारी यील्ड है वो काफी ज्यादा घट जाती है। बोटेनिकल कंट्रोल करने के लिए हमको क्या करना चाहिए? बोटेनिकल कंट्रोल करने के लिए जाइगोग्रामा बाइकोलोराटा एक तरीके का इंसेक्ट आता है। जाइगोग्रामा बाइकोलोराटा एक इंसेक्ट है जो कि पार्थेनियम को खाता है, और पार्थेनियम को खाने की वजह से पार्थेनियम के पौधे को डैमेज कर देता है। तो एक तरीके का ये बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड है जाइगोग्रामा बाइकोलोराटा, जिसकी मदद से हम कांग्रेस घास को कंट्रोल कर सकते हैं। इट इज कंसीडर ए नॉक्सियस वीड ड्यू टू इट्स इनवर्सिवनेस। बोले तो इसकी आक्रामकता के कारण इसको एक नॉक्सियस खरपतवार बोला जाता है। कहने का मतलब कि इसका जो फैलने का जो तरीका है, ये बहुत तेज फैलता है। बोले तो अगर हमने एक बार अपने खेत में इसको उग जाने दिया और अच्छे से हमने इसका प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं किया, इसके सीड पक गए और पकने के बाद मेच्योरिटी के बाद इसके जो सीड हैं वो हमारे खेत में गिर गए, तो ये इतना ज्यादा संख्या में अगले साल फैल जाएगा कि इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। व्हाट इज एरिलोपैथी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वीट? वीट के कॉन्टेक्स्ट में कॉन्टेक्स्ट में कॉन्टेस्ट में एलिलोपैथी होती क्या है? ठीक, फिजिकल कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज, रिसोर्सेज के लिए फिजिकल कंपटीशन करना, या फिर हार्मफुल केमिकल इफेक्ट ऑन द प्लांट पार्ट, मैकेनिकल रिमूवल ऑफ वीट, या फिर बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ वीट? इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो आपका राइट आंसर हो सकता है? एलिलोपैथी, वीट की जो एलिलोपैथी है उससे क्या अभिप्राय है पूछा जा रहा है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है, बोले तो हार्मफुल केमिकल इफेक्ट ऑन अदर प्लांट, यही होता है एलिलोपैथिक इफेक्ट। एलिलोपैथी इन्वॉल्व द रिलीज ऑफ केमिकल दैट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ नियर बाय प्लांट। एलिलोपैथी ऐसा इफेक्ट होता है जिसमें कोई एक पौधा है, एक पौधा जब ये ग्रो हो रहा है तो इससे कुछ ऐसे केमिकल निकल रहे हैं जो कि इसके बगल वाले पौधे को नुकसान पहुंचा रहा है। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने पार्थेनियम ग्रो कर रखा है, मतलब ग्रो हो गया है, और यहाँ पर मैंने गेहूं ग्रो कर दिया है, तो पार्थेनियम से जो केमिकल निकलेंगे वो गेहूं की ग्रोथ को हिंडर करेंगे, गेहूं अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएगा। दीज केमिकल्स आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोड्यूस्ड बाय वीट। ये रसायन खरपतवारों द्वारा उत्पादित द्वितीयक मेटाबोलाइट्स होते हैं। इससे जो हमारा मेन क्रॉप होती है वो काफी ज्यादा खराब हो जाती है। इट गिव्स वीड ए कम्पिटिटिव एडवांटेज ओवर क्रॉप। ये एक कम्पिटिटिव एडवांटेज दे देते हैं। जैसे मान लो कि आप दौड़ रहे हो और आपका एक दोस्त दौड़ रहा है, अब आपका दोस्त ने क्या किया, आपके पैर पर डंडा मार दिया, तो आप वैसे भी दौड़ नहीं पाओगे, तो आपका दोस्त तो जीत जाएगा। उसी तरीके से ये खरपतवार और क्रॉप होती है। खरपतवार ऐसा केमिकल निकल रहा है जिससे कि पौधा हमारा उग नहीं पा रहा है, हमारी फसल ग्रो नहीं हो पा रही, और पौधा ज्यादा ग्रो होके और भी आगे हो गया, जिससे हमारा जो लॉस है वो और ज्यादा बढ़ गया। एग्जाम्पल इंड्यूस पार्थेनियम एंड सोरगम एलेलोकेमिकल्स। बोले तो अगर पार्थेनियम हमारे सोरगम के पौधे में आ जाए, बोले तो ज्वार के पौधे में, ज्वार की क्रॉप में अगर पार्थेनियम आ जा रहा है तो ज्वार को अच्छे से ग्रो नहीं होने देगा। एलिलोपैथी कंट्रीब्यूट ए क्रॉप लॉस
क्रॉप यील्ड लॉस। अब एलिलोपैथी की वजह से क्या होता है कि हमारा जो क्रॉप है उसका यील्ड काफी ज्यादा घट जाता है। अगला है which weed is poisonous to animal due to high प्रोसिक प्रोसिक एसिड कंटेंट। मैं मतलब कहने का है उच्च प्रोसिक एसिड सामग्री के कारण पशुओं के लिए कौन सा खरपतवार जहरीला है? बर्मुडा ग्रास, जॉनसन ग्रास, वाटर हाइकेंस या फिर पार्थेनियम। इनमें से कौन सा खरपतवार है जो जानवरों के लिए काफी ज्यादा नुकसानदेह होता है? तो आपका जो जॉनसन ग्रास होता है ये पौधों के लिए काफी ज्यादा हार्मफुल, हमारे जानवरों के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। जॉनसन ग्रास के अंदर एचटीएन पाया जाता है जिसको हम प्रोसिक एसिड बोलते हैं, हाइड्रोसेनिक एसिड बोलते हैं। ये हमारे लाइफ स्टॉक के लिए, हमारे पास जानवरों के लिए काफी ज्यादा टॉक्सिक होता है, स्पेशली अगर हम इसको टेलरिंग स्टेज में हार्वेस्ट करके अपने जानवरों को खिलाते हैं। इट इज ए पेरेनियल वीड दैट स्प्रेड बाय राइजोम। ये एक तरीके का पेरेनियल वीड होता है जो कि राइजोबियम के माध्यम से फैलता है। इट compete एग्रेसिवली विथ क्रॉप्स लाइक मेज और सोरगम। सोरगम और मेज पर ये बहुत ही अग्रेसिवली compete करता है। तो सोरगम और जो मेज हैं इनकी ग्रोथ को काफी ज्यादा अफेक्ट कर देगा अगर इनके खेत में, मेज और सोरगम के खेत में जॉनसन ग्रास उग गया। कंट्रोल मेथड इंक्लूड हर्बिसाइड एंड मैकेनिकल रिमूव। या तो खरपतवार को मैकेनिकली रिमूव कर दो या फिर हर्बिसाइड का इस्तेमाल करके जॉनसन ग्रास से अपनी फसलों को हम बचा सकते हैं। इट इज नॉक्सियस वीड इन मेनी एग्रीकल्चर सिस्टम। ये एक नॉक्सियस वीड माना जाता है डिफरेंट टाइप के एग्रीकल्चर सिस्टम में। कहने का मतलब ये बहुत ही डेंजरस खरपतवार होता है जो कि हमारी फसलों को खराब करता है। अगला है व्हिच वीड कॉज्ड द ड्रॉपसी ट्रेजेडी इन दिल्ली इन 1980 एंड 1998। दिल्ली में ड्रॉपसी त्रासदी का कारण कौन सा खरपतवार था? पार्थेनियम था, एग्री एग्रीमोन मैक्सिकाना, आर्जीमोन मैक्सिकाना, जॉनसन ग्रास या फिर वाटर हाइकेन। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो आपका राइट आंसर हो सकता है? तो जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी आर्जीमोन मैक्सिकाना, ये आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि आर्जीमोन मैक्सिकाना का जो सीड होता है ये जब मस्टर्ड के साथ मिल जाता है तो ड्रॉपसी डिजीज आ जाता है। इससे कई बार क्वेश्चन इससे पूछा गया है कि जब अर्जिमोन मॉक्सिकोना को मस्टर्ड के साथ मिला जाते हैं तो इसको, इसकी वजह से ड्रॉपसी डिजीज हो जाती है। और इसको अगर एक 0.5% से ज्यादा की मात्रा में अगर इसको कंज्यूम कर लिया जाए तो अंधापन आ जाता है। बोले तो इससे अंधापन आने की समस्या रहती है। 1993 में दिल्ली की त्रासदी अंधापन और मृत्यु का कारण बना था। ये मस्टर्ड के साथ जो अर्जिमोन मैक्सिकानो को मिला के पेर दिया गया था। इट इज इट इज ए फैकल्टेटिव वीड ग्रोइंग इन बोथ वाइल्ड एंड कल्टिवेटेड एरिया। ये जंगली खरपतवार के तरीके से भी उगता है और कल्टीवेटेड जो हमारे खेत हैं वहां पर भी ये ग्रो हो जाता है। इसका जो सीड होता है वो रिजेंबल मस्टर्ड, इसका सीड बिल्कुल मस्टर्ड के जैसा लगता है जिसकी वजह से कंटामिनेशन आसानी से हो जाता है। देखने में एक ही जैसा लगेगा और इसको हम अगर सरसों में एक साथ मिला के पेस्ट दिए और इसको कोई खा लिया तो वो अंधा हो जाएगा। ये बहुत प्रॉब्लम होती है। प्रॉपर सीड क्लीनिंग प्रिवेंट सच इंसिडेंट। प्रॉपर अगर सीड क्लीनिंग कर देंगे तो इस इंसिडेंट से हम अपने फसलों को बचा सकते हैं। आगे है व्हाट इज ए कैंसर मैकेनिज्म इन वीट। वीट में कैंसर मैकेनिज्म क्या होता है? खरपतवार से, सॉरी कैंसर नहीं, सेंसर मैकेनिज्म। वीट के अंदर सेंसर मैकेनिज्म कैसा होता है? सीड डिस्पर्सल बाय विंड। जो सीड होता है वो हवा के द्वारा फैल जाता है। या केमिकल इनहिबिशन बाय प्लांट, फसलों का रासायनिक अवरोधीकरण कर लेता है। या फिर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो जाता है या इंसेक्ट का अट्रैक्ट कर लेता है। वीड के अंदर कौन सा मैकेनिज्म पाया जाता है यही पूछा जा रहा है। तो वीड के अंदर जो मैकेनिज्म है वो ऐसा मैकेनिज्म है कि जो वीड होता है वो हवा के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पर फैल जाता है। जैसे मैं बताऊं तो जो गेहूंसा होता है, इसको गेहूं का मामा बोलते हैं, ये बहुत हल्का सीड होता है। तो जब हवा बहुत तेजी से चलती है तो एक जगह से दूसरी जगह पर चला जाता है। और इसके साथ साथ खरीफ सीजन में जब बरसात होती है तो इसका जो सीड होता है वो खेत में पड़ा रहेगा। रबी सीजन में कटाई के बाद पड़ा रहता है तो एक जगह से दूसरी जगह पानी के माध्यम से भी ये चला जाता है। फिर अगले सीजन में जैसे ही खरीफ बीतेगा और रबी सीजन आएगा फिर से यह ग्रो हो जाएगा। द सेंसर मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स विंड डिस्पर्सिंग सीड्स फ्रॉम मैच्योर पोर्स एम आर्जिमोन मैक्सिकाना जो है वो हवा के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है। इट अलाउ वीड टू स्प्रेड ओवर ए वाइल्ड एरिया। बहुत बड़े एरिया में इसकी वजह से ये फैल जाता है। अगर हवा से फैलेगा तो बहुत दूर तक फैल ही जाएगा। मैकेनिज्म
इन्हांस्ड वीड इन्वेसिवनेस, यानी कि ये खरपतवार जो होता है, यह तंत्र खरपतवार इसकी आक्रामकता को बढ़ाता है। बोले तो हवा की वजह से इसको क्योंकि ये हवा की वजह से फैलता है, इस वजह से काफी ज्यादा नॉक्सियस हो जाता है ये। इट कॉम्प्लिकेट वीड कंट्रोल इन एग्रीकल्चर फील्ड, ये एग्रीकल्चर फील्ड में इसको कंट्रोल करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। जैसे मान लो कि आपका ये खेत है, इस खेत में अर्जिमोन मैक्सिकाना लग गया है। अगर आप इसको कंट्रोल करना चाहते हो तो आपने इसमें क्या डाल दिया, हर्बिसाइड डाल दिया, आपका खरपतवार खत्म हो गया। लेकिन अगर मान लो यहाँ बगल वाले खेत में है, तो हवा चली तो यहाँ से सीड आ गया, फिर से आपके खेत में उग जाएगा। तो इस वजह से जब तक कलेक्टिवली सभी लोग मिलके इसको नहीं भगाएंगे, इस खरपतवार को रोकने का इंतजाम नहीं करेंगे, तब तक इस खरपतवार को हम लोग रोक नहीं सकते हैं। अगला है कुछ वीड प्रोपोगेट्स थ्रू राइजोम एंड रनर, इनमें से कौन सा खरपतवार ऐसा है जो कि राइजोम्स और रनर के द्वारा प्रोपोगेट किया जाता है? बर्मुडा ग्रास, पार्थेनियम, अर्जिमोन मैक्सिकाना या फिर वाटर आइक है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है बर्मुडा। बर्मुडा जो ग्रास होता है वो राइजोबियम और स्टोल दोनों के द्वारा इसका प्रोपोगेशन किया जा सकता है। एक तरीके का ये पेरेनियल वीड होता है, जिससे वजह से इसको कंट्रोल करना काफी ज्यादा कठिन होता है। पेरेनियल वीड को कंट्रोल करना काफी ज्यादा कठिन होता है। इट्स कम्पीट्स एग्रेसिवली विथ क्रॉप फॉर रिसोर्सेज, रिसोर्सेज के लिए ये हमारी जो मेन क्रॉप होती है उससे बहुत तेजी से स्पर्धा करता है। कंट्रोल मेथड इंक्लूड डीप प्लाविंग कर सकते हैं और हर्बिसाइड डाल के इस बर्मुडा ग्रास को हम रोक सकते हैं। इसके साथ साथ इसको नॉक्सियस वीड भी बोला जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा मात्रा में हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाता है। कुछ वीड एक्ट एज ए होस्ट फॉर द स्टेम बोरर अफेक्टिंग राइस, राइस में जो स्टेम बोरर होता है उसका होस्ट के तरीके से काम करता है। कहने का मतलब एक तो राइस जो है वो खुद ही होस्ट है, राइस जो है वो राइस का स्टेम बोरर का होस्ट खुद ही। लेकिन अगर राइस नहीं मिला तो ये जो है इंसेक्ट राइस का स्टेम बोरर, ये कौन से खरपतवार पर अपना जीवन यापन कर सकता है? इकाइनोक्लोआ कोलोनम या फिर पार्थेनियम जॉनसन ग्रास या आर्जिमोन मैक्सिकाना। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है इकाइनोक्लोआ इकाइनोक्लोआ कोलोनम। इकाइनोक्लोआ कोलोनम इज ए वीट दैट हार्बर्स स्टेम बोरर डैमेजिंग राइस क्रॉप। बोले तो ये राइस क्रॉप अगर मिल गई तो उसके क्रॉप को डैमेज करेगा, अगर नहीं मिल पाई तो ये जो होता है राइस के स्टेम बोरर को आश्रय प्रदान कर देता है कि भैया हमें खाओ और पड़े रहो, जब आपको फिर से धान मिलेगा तो फिर से उसको खाना, तब तक हमें ही खाते रहो। इट एक्ट एज ए अल्टरनेट होस्ट, ये जो होता है इकाइनोक्लोना कोलोनम, ये राइस का जो स्टेम बोरर होता है उसका एक अल्टरनेट होस्ट के तरीके से काम करता है, जिसकी वजह से इसकी पॉपुलेशन बराबर बढ़ती रहती है। अगर धान नहीं मिलेगा तो इसको खाएगा और जैसे धान मिलेगा फिर धान को खाने लगेगा। कंट्रोलिंग दिस वीड रिड्यूस पेस्ट इंसिडेंट इन द राइस क्रॉप, अगर इस खरपतवार को हम कम कर देंगे बोले तो इकाइनोक्लोआ कोलोनम को, तो जो ये स्टेम बोरर है इनकी संख्या भी हमारी खेत में कम हो जाएगी। दिस इज ए कॉमन वीड इन वेटलैंड राइस इकोसिस्टम, अगर हम कहीं ऐसे जहाँ पर आर्द्र भूमि है, जहाँ पर पानी की ज्यादा उपलब्धता पाई जा रही है, वहां पर अगर हम इसकी खेती कर रहे हैं धान की, तो वहां पर इस तरीके का खरपतवार होना एक आम सी बात हो जाती है। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट इफेक्टिव फॉर कंट्रोल, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट अगर हम अपनाते हैं तो इक्वाइनोक्लोआ कोलोनम को हम रोक सकते हैं। अगला है कुछ टाइप ऑफ विंड डॉर्मेंसी इज जनरली कंट्रोल, कौन से टाइप की विंड डॉर्मेंसी जनरली कंट्रोल करी जाती है? इनफोर्स डॉर्मेंसी, इनेट डॉर्मेंसी, इंड्यूस डॉर्मेंसी या फिर टेम्पोररी डॉर्मेंसी, इनमें से कौन सी डॉर्मेंसी है जो कि जेनेटिकली कंट्रोल की जा सकती है? ठीक, क्वेश्चन फिर से मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ। इनमें से कौन से खरपतवार की डॉर्मेंसी है जो कि जेनेटिकली कंट्रोल करी जा सकती है? तो आपका जो राइट ऑप्शन है वो है इनेट डोमिनेंसी डोरमेंसी। बोले तो जो जन्मजात डोरमेंसी होती है वो जेनेटिकली वो कंट्रोल करी जा सकती है। बोले तो इनेट डोरमेंसी इज जेनेटिकली कंट्रोल्ड प्रिवेंटिंग वीड सीड जर्मिनेशन अंटिल कंडीशन आर फेवरेबल, जब तक कोई फेवरेबल कंडीशन नहीं मिल जाता है तब तक जो खरपतवार का सीड है वो जर्मिनेट नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर इनेट डोरमेंसी पाई जाती है, जिसको हम जन्मजात डोरमेंसी बोलते हैं। ये एक तरीके का जेनेटिक डोरमेंसी होती है। इट इंश्योर वीड सर्वाइवल इन एडवर्स कंडीशन, इसकी वजह से बहुत ही एडवर्स कंडीशन में
इसका जो सीड होता है वो सुरक्षित बना रहता है, और जैसे ही इसके लिए फेवरेबल कंडीशन मिलेगा, ये खरपतवार तुरंत उग जाएगा और हमारी फसलों को नुकसान करना शुरू कर देगा। वाइल्ड ओट जो होता है वो एग्जिबिट इनेट डोरमेंसी कॉम्प्लिकेटिंग कंट्रोल। जो हमारा वाइल्ड ओट होता है, इसके अंदर इनेट डोरमेंसी पाई जाती है, और इसी की वजह से इसको कंट्रोल करना काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। क्योंकि जो सीड पड़ा हुआ है, जब तक ये सीड जर्मिनेट नहीं होगा, तब तक हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। कंट्रोल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अगर इसको हमको चाहते हैं कि इसको हम कंट्रोल कर लें, तो सीड की डोरमेंसी को तोड़ना पड़ेगा। जब सीड की डोरमेंसी टूटेगी और इसमें से जर्मिनेशन होना स्टार्ट होगा, तभी इसमें हर्बिसाइड का काम आता है। उससे पहले हर्बिसाइड इसको कुछ नहीं कर सकता। इट रिक्वायर स्पेसिफिक एनवायरमेंटल कॉजेज टू ब्रेक डोरमेंसी। इसके लिए कुछ एक स्पेसिफिक एनवायरमेंटल कंडीशन होती हैं, जिसकी वजह से इसकी डोरमेंसी ब्रेक होती है और फिर ये जर्मिनेट होता है। अंडरस्टैंडिंग डोरमेंसी एड्स इन इफेक्टिव वीड कंट्रोल मैनर। अगर हम चाहते हैं कि इनेट डोरमेंसी को तोड़ें, तो हम इसी को तोड़कर वीड मैनेजमेंट कर सकते हैं। बोले तो वीड मैनेजमेंट करने के लिए हमको सबसे पहले वीड की डोरमेंसी को तोड़ना पड़ेगा, और जैसे ही वीड जर्मिनेट करना स्टार्ट करेगा, तुरंत ही उस पर हर्बिसाइड डाल देंगे और वो मर जाएगा। जैसे मान लो हम मुंह बंद किए रहे हैं, तो आप हमें जहर नहीं खिला सकते, लेकिन जैसे ही मैंने मुंह खोला, आपने मेरे मुंह में जहर डाल दिया और मेरा काम खत्म हो गया। कुछ वीड इज ए टोटल स्टेम पैरासाइट अफेक्टिंग लूसर्न। लूसर्न का जो क्रॉप होती है, उसमें ऐसा कौन सा टोटल स्टेम पैरासाइट है जो कि एक खरपतवार के रूप में रहता है और उसकी फसल को नुकसान पहुंचाता है? तो आपका जो कस्कुटा है, ये राइट ऑप्शन है, या फिर ओरोबैंकी राइट ऑप्शन है, या स्ट्राइगा, या फिर लोरेंथस। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर है वो है आपका कस्कुटा। कस्कुटा रिफ्लेक्सिया जो है, ये एक तरीके का डोडर होता है, एक टोटल स्टेम पैरासाइट होता है, जिसके अंदर खुद का कोई क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, और ये इंटायरली होस्ट पर डिपेंड करता है। इसी को कहते हैं अमरबेल। क्या होता है? इसको कहते हैं अमरबेल। ये मरती नहीं है, इसलिए इसको अमरबेल कहा जाता है। ये टूट के जमीन पर आ जाएगी, और जैसे ही इसको फिर से कोई होस्ट मिलेगा, उसमें तुरंत चली जाएगी और फिर से ये हरी हो जाएगी। इट सीवियरली अफेक्ट लूसर्न बाई एब्जॉर्बिंग न्यूट्रेंट एंड वाटर। न्यूट्रेंट और वाटर लूसर्न का ये अब्जॉर्ब कर लेते। जैसे मान लो लूसर्न के रूट ने इसको क्या किया? लूसर्न के रूट ने न्यूट्रेंट और वाटर को एब्जॉर्ब किया। लेकिन अगर कस्कुटा है, तो कस्कुटा तुरंत इसके जड़ से ही न्यूट्रेंट और वाटर को ले लेगा। लूसर्न के पौधे को खुद को कुछ मिलेगा ही नहीं, जबकि एब्जॉर्ब उसी की जड़ ने किया था। कंट्रोल इन्वॉल्व्स यूजिंग पैराक्वाट एंड सॉल्ट सॉल्यूशन सीड ट्रीटमेंट। पैराक्वाट का या फिर सॉल्ट सॉल्यूशन का सीड ट्रीटमेंट करके हम कस्कुटा को रोक सकते हैं। इट इज क्रॉप बाउंड वीड स्पेसिफिक टू सर्टेन होस्ट। ये एक तरीके का ऐसा होता है जो कि एक सर्टेन होस्ट पर ही पाया जाता है। अर्ली डिटेक्शन इज क्रिटिकल टू प्रिवेंट इसके स्प्रेड। अगर हम चाहते हैं कि कस्कुटा हमारे खेत में बहुत ज्यादा मात्रा में ना फैल पाए, हमारा जो लूसर्न है उसको ज्यादा नुकसान ना कर पाए, तो इसके लिए हमको कस्कुटा को तभी पकड़ना होगा जब ये अपने इनिशियल स्टेज में हो, बिल्कुल क्रिटिकल स्टेज में जैसे पहुंचे, तभी हमको इसको अर्ली डिटेक्शन कर लेना चाहिए। ठीक, जैसे ही थोड़ा थोड़ा ये दिखने लगे, तुरंत ही इसको कंट्रोल कर लोगे, तो हम हमारी जो फसल है उसको सुरक्षित कर सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में हमारी जो फसलें होंगी वो पूरी की पूरी खराब हो जाएंगी। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के चैनल को शेयर करें। आपके जो भी सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। उसके साथ साथ अगर आप हमारा पेड कोर्स खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखें, और इस वीडियो को आप यहाँ पर जो ये दिख रहा है, इस प्लेलिस्ट को भी आप देख सकते हो, जिससे आपको डिटेल में एग्रीकल्चर के बारे में जानकारी मिल जाएगी। बाकी अगर आप हमारा कोर्स परचेज करना चाहते हो तो इस वीडियो को देख के आप हमारा कोर्स जो कि 1000 रुपये में है, बिल्कुल अल्टीमेट एग्रीकल्चर कोर्स, उसको आप परचेज कर सकते हो, जिसमें आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक सभी सब्जेक्ट को जो बेसिक एग्रीकल्चर में आप पढ़ते हो उसको अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा। साथ में आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराई जाएगी। तो मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।